नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, इसका दूसरा भाग। इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा कि ये हमारा टाइम चल रहा है, कोरोना काल जिसको कह रहे हैं, तो इसमें थोड़ी जो स्टडी हमारी जो थोड़ी डिस्टर्बेंस इसमें है, तो इसको आप एक फ्री टाइम ना समझें बल्कि इसका सदुपयोग करें। ठीक है, इसमें इसको छुट्टियां न माने। ठीक है, हॉलीडेज नहीं है, बल्कि जितना टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है हमको, तो बल्कि ज़्यादा हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह सब होंगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले से हमको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिव रहें और हम उसको स्टडी करें, प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करें। ठीक है, तो मैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने व्याकरण के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, तो उन व्याकरण के टॉपिक्स को आपको क्या करना है, जो भी पीडीएफ है उसको या तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर उसकी जेरॉक्स भी करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो और उसके बाद में ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, क्षितिज नाम की जो बुक हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक तो हमने काव्य पाठ पढ़ा है। ठीक है, ये जो कविता वाला पार्ट है उसका भावार्थ सबको अपने नोटबुक में नोट करना है, पहली बात। ठीक है, और इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं गद्य पाठ, ये जो गद्य पाठ हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी चैप्टर हमको पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है हमको, इसके जो बुक जिसके पास अवेलेबल है वो उन चैप्टर्स को रीड करें। बीच में से भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उसका जवाब दे सकें। ठीक है ना, तो जितना भी जब भी टाइम हमको मिले तो उसको बुक को भी हम रीड कर लें। ठीक है, और उसके साथ में वीडियो को भी हम देखें, समझें, समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो ये सब इस प्रकार से हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। आज का चैप्टर है सांवले सपनों की याद और इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे कि सालिम अली की अंतहीन यात्रा या आखिरी पलायन के बारे में कहा गया है। चैप्टर का जो स्टार्टिंग है उसमें कहा गया है कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड मौत की वादी की ओर अग्रसर है। ठीक है ना, एक झुंड जा रहा है, किसका, जो सुनहरे जो पक्षी हैं, सुंदर जो पक्षी हैं, सुनहरे पक्षी जो हैं उनका एक झुंड है। और लेखक ने कहा है उन पक्षियों के झुंड के आगे, सबसे आगे अग्रगामी जो व्यक्ति है वो आपको मिलेगा, तो वो कौन होगा, वो होंगे सालिम अली। ठीक है ना, लेखक जाबिर हुसैन ने इस चैप्टर में पक्षी प्रेमी, पक्षी जो विज्ञानी हैं सालिम अली, उनके बारे में यहाँ बताया है। और क्या कहा है कि वो जो पक्षियों का झुंड है, उस पक्षियों के आगे उनका अग्रगामी, उनके बारे में सोचने वाला वो कौन है, वो पक्षी विज्ञानी सालिम अली हैं। ठीक है, वो हमेशा पूरे जीवन भर उन्होंने क्या किया, पक्षियों के लिए जानने के लिए, उनकी पक्षियों की दिनचर्या को जानने के लिए, पक्षियों के व्यवहार को जानने के लिए उन्होंने जीवन भर यात्राएं की। और ऐसा कहा जाता है कि उन पे जो उन्होंने जो दूरबीन लगाई थी पक्षियों को वॉच करने के लिए, देखने के लिए, इसलिए वो बर्ड वाचर कहलाते थे, बर्ड को वॉच करने वाले। तो वो जो दूरबीन उन्होंने जो लगाई थी वो उनके जीवन के अंतिम समय में उतरी थी। ठीक है ना, और उनके जीवन की जो शुरुआत है वो पक्षी विज्ञानी किस प्रकार बने, तो कहा जाता है कि बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया, एक चिड़िया, एक घायल हो गई थी और वो बड़े परेशान हो गए उस बात से, उस घटना से, और उस घटना ने उनको एक पक्षी प्रेमी बना दिया, उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है ना, और उन्होंने पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है ना, और उन्होंने जीवन भर यात्राएं की।
ठीक है। लेकिन ये जो यात्रा है ये उनकी कौन सी यात्रा है? लास्ट यात्रा है, इस जीवन के लिए ये अंतिम यात्रा है। कहाँ पर जा रहे हैं? उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना। और लेखक ने कहा है उनकी मृत्यु इस प्रकार होना ये बड़ा ही एक दयनीय विषय है, ठीक है ना। ये नियति का दुर्भाग्य है कि इतने ज़्यादा मेहनत करने वाले उन व्यक्ति की, उन सालिम अली की मृत्यु जो है वो दर्दनाक कैंसर से हुई, ठीक है ना। तो ये बड़ी ही दर्दनाक विषय था, ठीक है ना, ये लेखक ने कहा है। तो ये जो यात्रा है वो अब उनकी अंतिम यात्रा है, अन्य यात्राओं से भिन्न है। कौन सी यात्रा? वो मृत्युलोक की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। केवल वो यादें छोड़ गए हैं, कौन से? सांवले सपनों की यादें वो छोड़ गए हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि सांवले सपनों का जादू क्या है। ये सांवले सपनों की याद के बारे में लिखा है। तो इसमें लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार द्वापर युग में कृष्ण जी जो थे उन्होंने बहुत लंबा समय एक बीत चुका है द्वापर युग का, और लाखों वर्ष बीत चुके हैं, और वो पता नहीं कब ये समय घटा होगा, हमने देखा नहीं है, और कब श्री कृष्ण ने रास लीलाएं रची होंगी, मक्खन के वो जो बर्तन थे, जो मटके थे वो फोड़े होंगे, और अपनी मधुर जो बांसुरी है वो बजाई होगी और सबको मंत्रमुग्ध कर लिया होगा। ऐसा जो दृश्य है वो पता नहीं कितने वर्षों पूर्व ये था, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, मनमोहक दृश्य। लेकिन लेखक कहते हैं आज भी जब हम उस ब्रिज भूमि में, उस वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हमें उन कृष्ण की अनुभूति, साक्षात अनुभूति हमें होने लगती है। कृष्ण के हमें लगता है कि वो प्रत्येक कण में हैं। उस भूमि पर जब हम प्रवेश करते हैं, उस अपना पैर रखते हैं तो हमें कृष्ण का अनुभव होने लगता है, ठीक है, कृष्ण की हमें याद आने लगती है, ठीक है ना। उसी प्रकार लेखक ने कहा है कि जब हम पक्षियों को देखते हैं, पक्षियों का जीवन जीते हैं, तो मुझे भी सालिम अली की याद आ रही है, ठीक है ना। पक्षियों के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तब मुझे याद आ रही है उन सालिम अली की जिनका जीवन पक्षियों के लिए पूर्णतया समर्पित था, ठीक है ना। उनके जो सपने थे, उनके सांवले जो सपने थे वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जैसा कोई भी सोच नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके सांवले सपनों की याद मेरे मन में अभी भी बसी हुई है, और लेखक ने उनकी याद में ही ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है D.H. लॉरेंस का जीवन। यहाँ पर एक नाम और आया है D.H. लॉरेंस का। किस प्रकार कि पहला नाम हमने सुना सालिम अली का। सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे। उसी प्रकार एक व्यक्ति और हैं D.H. लॉरेंस। वो कौन है? वो ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, नॉवेल्स लिखने वाले, ठीक है, इंग्लिश नॉवेल लिखने वाले थे D.H. लॉरेंस। और ये क्या थे? वो भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मानव जाति उखड़े हुए वृक्ष की भांति है, ठीक है। जैसा वृक्ष होता है तो वृक्ष की जड़ें होती है जमीन के अंदर, लेकिन ये जो मानव क्या है? मानव भी एक वृक्ष है, पेड़ है। इसकी जड़ें, उसको उखाड़ दिया गया, जमीन से उखाड़ दिया गया, ठीक है, और जिसकी जड़ें हवा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं, D.H. लॉरेंस क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी क्या है? प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है, प्रकृति से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी वो क्या कर रहा है? प्रकृति से दूर जाने का वो प्रयास कर रहा है, ऐसा असंभव है, ठीक है ना। तो प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस प्रकृति से नज़दीकी बनानी चाहिए, ठीक है। और लेखक ने कहा है कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा गया
कि आपकी जो आपके जो पति हैं D.H. लॉरेंस हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। आप अपने पति के बारे में कुछ 2 शब्द कहिए, कुछ बताइए, उनका वर्णन कीजिए। तो फ्रीडा लॉरेंस, उनकी जो पत्नी थी, उनका क्या जवाब होता है? वो कहती है कि वो मेरे पति थे, मेरे सब कुछ थे, मैं उनके बारे में बहुत सी बातें मुझे जानना चाहिए या पता होनी चाहिए। वो मेरे पूरे शरीर में, मेरी आत्मा में बसे हुए हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा उनके बारे में कौन जानता है? वो गौरैया जानती है, जो हमारी छत पर बैठा करती है। मैं भी इतनी बातें नहीं जानती, ठीक है, मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझसे ज़्यादा वो गौरैया जो है, वो मेरी छत पे जो बैठती है, वो गौरैया, वो उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है। क्यों जानती है? वो फ्रीडा लॉरेंस कहना चाहती है कि वो जो मेरे पति थे D.H. लॉरेंस, वो प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए वो समर्पित थे। उनका जीवन क्या था? पक्षियों के लिए, गौरैया के लिए समर्पित हो गया था, और वो अपना अधिकांश समय पक्षियों के लिए या गौरैया के साथ वो बिताते थे। इसलिए मैं भी उनके बारे में नहीं जानती, बल्कि वो गौरैया मुझसे भी अधिक उनके बारे में जानती है। ठीक है ना? तो इस कथन के माध्यम से फ्रीडा लॉरेंस क्या बताना चाहती है? उनका पक्षी प्रेम बताना चाहती है। ठीक है, कि वो कितना समय पक्षियों के साथ बिताते थे। ठीक है। इस चैप्टर में लेखक की जो भाषा शैली है उसके बारे में बात की गई है कि 4 बिंदुओं से हम लेखक की भाषा शैली को समझ सकते हैं। पहली बात है कि इस चैप्टर में मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। मिश्रित भाषा का मतलब है कि तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है मिक्स रूप में, और हिंदी के शब्द भी यहाँ पर हैं, उर्दू के भी हैं, और कुछ अंग्रेजी भाषा के भी शब्द यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है इस अध्याय में। दूसरी विशेषता है इस चैप्टर की, वो क्या है? सुगठित वाक्य योजना। यहाँ पर जो वाक्य योजना है, वाक्यों का जो शब्दों का जो समन्वय है, वाक्यों का जो विन्यास है, वो किस प्रकार का है? सुगठित है। इसमें इस चैप्टर में बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग किया गया है, बड़े बड़े सेंटेंस हैं, लेकिन वो बड़े सेंटेंस होने पर भी अपना जो प्रभावी अर्थ है वो प्रकट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बड़े सेंटेंस होने पर भी ये वाक्य कैसे हैं? सुगठित हैं, अपने आप में जुड़े हुए हैं, इनकी रचना सुगठित है। नेक्स्ट है मुहावरे और अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है कि भाषा में एक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए लेखक ने यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया और कुछ अलंकारों को भी यहाँ दिया है। ठीक है, भाषा की साज सज्जा के लिए। और है शैली विधान। तो यहाँ पर शैली कौन सी है? यहाँ पर भावात्मक शैली है प्रमुख रूप से, लेकिन इसके साथ में प्रश्न शैली का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स के माध्यम से हमने इस लेखक की भाषा शैली को समझा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिनका हमें आशय समझना है, उनका मूल भाव समझना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं लेखक के द्वारा। लेखक ने क्या कहा है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। किसने कहा? लेखक ने कहा। किसके लिए कहा है? वो कौन? सालिम अली। सालिम अली किसकी तरह हो गए थे? लॉरेंस की तरह हो गए थे। लॉरेंस कैसे थे? लॉरेंस नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप थे। ठीक है, जिस प्रकार D.H. लॉरेंस एक प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया था। उसी प्रकार ये जो सालिम अली हैं,
उन्होंने भी अपना पूरा जीवन क्या कर दिया था, पक्षियों के लिए और प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो वो क्या बन गए थे, प्राकृतिक नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जिंदगी, प्रकृति से वो जुड़ गए थे। कौन, सालिम अली। किसकी तरह है, D.H. लॉरेंस की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, लेखक ने कहा है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि सालिम अली जो हैं वो प्रकृति के समीप थे, ठीक है ना, पक्षियों के समीप थे, लेकिन उनकी जो दुनिया थी वो कैसी थी, टापू के समान नहीं थी। टापू एक सीमित क्षेत्र में होता है, उसका एक सीमित दायरा है, ठीक है, तो वो उनका जो, लेकिन अथाह सागर का मतलब जिसकी थाह नहीं हो, जिसकी सीमा नहीं हो, यानी जो सागर होता है वो अनंत होता है, उसका ओर छोर कोई दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार लेखक ने कहा है सालिम अली का जो जीवन था वो टापू के समान सीमित दायरे में नहीं बंधा हुआ था, बल्कि एक अथाह सागर, अनंत सागर, असीमित सागर के समान उनका जो जीवन था वो चारों तरफ फैला हुआ था। उनका जो कार्य क्षेत्र था असीमित था, व्यापक था। ठीक है, उन्होंने केवल एक सीमित दायरे में बंधकर ही पक्षियों पर शोध नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, बल्कि बहुत से प्रदेशों की, बहुत से क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की और अनेक प्रकार के पक्षियों के बारे में उन्होंने जीवन भर जानकारियां इकट्ठी की और वो पूरे जीवन भर उस क्षेत्र में वो लगे रहे। ठीक है ना, तो केवल अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में वो घूमे और एक पक्षी के बारे में नहीं, बहुत से पक्षियों के बारे में उन्होंने जानकारियां इकट्ठी की। तो उनका कार्य क्षेत्र कैसा था, विस्तृत था, व्यापक था। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि वो टापू नहीं थे बल्कि एक सागर के समान उनका काम था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये कुछ बातें समझी इन पॉइंट्स के माध्यम से। ठीक है ना, तो यहाँ हमने क्या समझा है, एक तो सालिम अली की आखिरी यात्रा के बारे में कहा है लेखक ने कि उनकी जो मौत हुई बड़ी दर्दनाक हुई है, कैंसर से हुई है और फिर कहा है कि जो सालिम अली का जो जीवन है वो कैसा है, ठीक वैसा ही जैसा D.H. लॉरेंस का जीवन था। दोनों का समान जीवन है, प्रकृति प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है। फिर हमने समझा लेखक की भाषा शैली के बारे में इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से, और फिर कुछ कथनों को हमने समझा, इनका आशय हमने समझा है। ठीक है, कि वो लॉरेंस की तरह है, उनका प्राकृतिक जीवन वो जीने वाले थे और उनका सालिम अली का जो जीवन है वो अथाह सागर के समान व्यापक था। तो इस चैप्टर में हमने सालिम अली के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्र की। धन्यवाद।